हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो लेक्चर है 19 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस है मेरे भाई। एकदम शानदार प्रश्नों का शानदार जवाब आपके साथ लेकर के आया हूँ मेरे भाई। और इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ही जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके डिटेल से बनने वाले क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस जो किया है, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स भी किया है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ओणम से आया था। ओणम का प्रमुख त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका डिटेल्स देख लीजिए। ओणम जो है भारत के केरल राज्य का प्रमुख और आधिकारिक त्यौहार है, जो मलयाली या मलयालम वाले लोगों द्वारा फसल और राजा महाबली के स्वागत के लिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, किस रैली यानी मोटर स्पोर्ट्स रेस में भारत की महिला ने पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो आपका है भारत की जो थी प्रार्थना मुरुगा बेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर है। उन्होंने 2023 में एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, और नाम क्या था? तो प्रार्थना मुरुगा बेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गोल्ड जीती थी और रेसर थी, महिला रेसर। अगला प्रश्न जो पूछा था, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक जीते थे। 6 पदक जीते थे। ऑप्शन बी आपका राइट है। 6 पदक में 1 रजत 5 कांस्य थे, इसलिए विकल्प बी आपका राइट आंसर है। जो टोक्यो 2020 के 7 पदकों से 1 कम है और यह भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें नीरज चोपड़ा रजत और मनु भाकर जो 2 थे कांस्य जैसे खिलाड़ी शामिल थे। भारत के पदक विजेताओं की सूची है। नीरज चोपड़ा पुरुषों के भाला फेंक में रजत, किसमें? यह आपका इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में। मनु भाकर जो है महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य में, और मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य जीती थी मनु भाकर। सरबजीत सिंह मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। स्वप्निल कुशाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते थे। अमन सेहरावत जो जीते थे पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 केजी कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो इस तरह से, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है, और इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ऑप्शन बी था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की प्रणाली मुख्य रूप से किस देश या अधिनियम से अपनाई गई है? तो यह आपका भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटेन यानी यूके से अपनाई गई है। ब्रिटेन से आपका, जहां से संसदीय प्रणाली के साथ यह पद लिया गया है, जबकि इनकी शक्तियों और स्वतंत्रता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से मजबूत किया गया है, जिसने इसे वैधानिक मान्यता दी और इसे स्वतंत्र बनाया है। तो यह आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ब्रिटेन से अपनाया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा था, 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली राजस्थान से संबंधित है। 13 ताली राजस्थान की साली, ऐसे याद रखना है मेरे भाई। टंग इसको इस तरह से करना है, कभी भूलना भी नहीं है। 13 ताली राजस्थान राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से कामड़ जनजाति की महिलाएं करती है, और यह लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित
एक भक्ति नृत्य, ये बाबा रामदेव नहीं, एक लोक देवता बाबा रामदेव है, जिनमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर लयबद्ध तरीके से बजाए जाते हैं और कलाकार फर्श पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं। ये बाबा रामदेव योग गुरु वाले दूसरा है और ये बाबा दूसरा है। चलिए, तो इसका 13 ताली राजस्थान हो जाएगा। 13 ताली मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से मारना था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनावी विवाद को कौन सुलझाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद सुलझाए जाते हैं। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए हो जाएगा राइट मेरे भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। में चुनाव के संबंध में या उससे संपन्न सभी संदेहों और विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जाती है। चलिए, यह आपका अधिनियम 1952 के तहत। अगला प्रश्न जो पूछा था, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका 20 अनुच्छेद 20 और 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 और 3 दोनों। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। अनुच्छेद 21 जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और जैसे ही सरकार आपातकाल इमरजेंसी लगाती है अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा, तो इसके कारण नहीं होता है। चलिए, और आगे देखना है तो आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तब ये 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष और किस शहर में जीता था? तो वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर ही, सोचिए, लंदन में ब्रिटेन को हराकर ही अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1948 के लंदन में। ऑप्शन डी आपका राइट है। और फिर भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला पदक जीता। भारत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में यह हॉकी वाला ओलंपिक जीता था। चलिए, अगला प्रश्न जो है 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा 4 देश शामिल हुए हैं? कौन सा 4 देश? तो आपका इसमें कुल 6 देश। देखिए, 1 जनवरी 2024 के ब्रिक्स समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड अरब अमीरात, 4 देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो आपका हो गया मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें कुल 6 देश हैं, एक अर्जेंटीना भी है और आपका एक ये ईरान भी है। चलिए, ईरान भी है, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब शामिल हैं। अगला प्रश्न जो है 1991 में भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों जैसे बैंकिंग सुधार की सिफारिशें किस समिति ने लागू करी थी? तो बैंकिंग सुधार की सिफारिशें नरसिम्हन समिति आपका इन्होंने लागू किया था। ऑप्शन बी राइट है। 1991 में भारत ने वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग सुधारों की सिफारिश करने वाली समिति नरसिम्हन समिति थी, जिसका गठन एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में किया गया था और इसने वित्तीय प्रणाली को आर्थिक, कुशल, बाजार उन्मुखी और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार दिए थे। चलिए, तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न, ड्यूस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द आपका मुख्य रूप से टेनिस, जिसको लॉन टेनिस भी बोला जाता है, यहाँ से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी राइट है।
ड्यूस शब्द मुख्य रूप से टेनिस यानी लॉन टेनिस और बैडमिंटन जैसे रैकेट खेलों से संबंधित है, जिसका अर्थ है 40-40 टेनिस या 20-20 बैडमिंटन से के बराबर स्कोर की स्थिति है, जहां खेल जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। यह शब्द फ्रांसीसी शब्द ड्यूक्स से आया है, जिसका अर्थ है 2 पर, यानी खेल जीतने के लिए आवश्यक 2 अंक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के तहत निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एविडेंस वैध माना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ए ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य BSA 2023 की धारा 54 और 55 के तहत मौखिक साक्ष्य माना जाता है, बशर्ते वे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट हो और गवाहों की अपनी धारणाओं पर आधारित हो, देखा सुना या किसी अन्य इंद्रियों से अनुभव किया गया हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए बयान जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। तो आपका हो जाएगा ए ओरल एविडेंस। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले म्यूजिशियन कौन थे? तो पहले म्यूजिशियन कर्नाटक के MS सुब्बुलक्ष्मी थे। कर्नाटक के MS सुब्बुलक्ष्मी थे, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक गायिका थी, जिन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1998 में प्रदान किया गया था। वह कर्नाटक संगीत की महान गायिका थी और उन्हें गीतों की सम्राज्ञी के रूप में जाना जाता था। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, जो आपको पता है 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भारत में बहने वाली कुल दूरी के हिसाब से इसे सबसे लंबा बनाती है। हालांकि सिंधु, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियों कुल मिलाकर लंबी है, लेकिन वे भारत में कम दूरी तय करती है। भारत में कम दूरी तय करती है, इसलिए सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं आया। यहाँ बोला कि भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनरी की खरीद। ऑप्शन सी आपका राइट है, मशीनरी की खरीद, क्योंकि यह एक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो संपत्ति बनाती है, जबकि वेतन, बिजली बिल और पुराने ऋण पर ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के उदाहरण हैं, जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए होते हैं और परिसंपत्तियों का निर्माण भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, प्रो रेसलिंग लीग की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो प्रो रेसलिंग लीग PWL की स्थापना का वर्ष है 2015। आपका ऑप्शन सी यानी ग सही है, जिसका पहला सीजन दिसंबर 2015 में शुरू हुआ था, और यह भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए और कुश्ती महासंघ द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख टूर्नामेंट था। तो चलिए कुछ लीग जो जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापना का वर्ष क्या है वो भी देख लेते हैं। भारत के प्रमुख खेल लीग की स्थापना वर्ष, आपका लीग का नाम है, यहाँ खेल है, स्थापना वर्ष है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का स्थापना क्रिकेट के लिए हुआ था, 2008 में हुआ था। फिर ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए हुआ था, 2013 का पहला सीजन, फिर 2014 में। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी के लिए हुआ था, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आई लीग फुटबॉल के लिए हुआ था, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। हॉकी इंडिया लीग हॉकी के लिए हुआ था, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां से भी प्रश्न बनने का संभावना है मेरे भाई, इसको थोड़ा देख लेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शहरी नवीकरणीय कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य देश भर के 100
शहरों को नागरिक अनुकूल और धारणीय बनाना। और यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। केंद्रीय यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन ए आपका सही है मेरे भाई। इसका राइट आंसर, यह पहल 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटीज विकसित करने के सरकार के उद्देश्य के रूप में शुरू की गई थी। पूछा जाएगा कि कब यह शुरू किया गया था, तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा करी गई थी। चलिए, उद्देश्य को शुरू भी किया गया था, घोषणा ने शुरू समझिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह डॉक यार्ड का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो आपका गोदीबाड़ा लोथल से मिला है। गोदीबाड़ा लोथल से, इसका लोथल बी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नामक स्थल से प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा बंदरगाह के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में है और समुद्री व्यापार विशेषकर मोतियों, रत्नों और आभूषणों के लिए यह प्रमुख पतन नगर के रूप में कार्य करता था, जिसमें पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ व्यापार भी होता था। चलिए, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। आपका मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, PAK में। यहाँ आपका कालीबंगा देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस उपन्यास को मिला है? वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस उपन्यास को मिला है? तो वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिला है। मुझे पहचानो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिसकी घोषणा दिसंबर 2023 में की गई है। और यह पुरस्कार लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पार्थ योजना से संबंधित है, जो 2025 में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई थी? तो पार्थ योजना आपका मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में यह योजना 8 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक और लिखित परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। इसका पूरा फुल फॉर्म है पार्थ का, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हनर, इसका पूरा है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, वो भारतीय शास्त्रीय कलाओं विशेषकर नृत्य और नाटक में विभिन्न मुद्राओं और भंगिमाओं का सैद्धांतिक वर्णन करने वाला सबसे प्रमुख प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जिसे कभी कभी युद्ध या शस्त्रों के संदर्भ में देखा जाता है? तो आपका नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र ऑप्शन बी आपका राइट है। आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र न केवल नृत्य और नाटक का, बल्कि भारतीय प्रदर्शन कलाओं से भी जुड़े हुए सभी पहलुओं का एक व्यापक विश्वकोश भी है। चलिए इस तरह से पूरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी आपका राइट है। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, जिन्होंने 14वीं सदी के शुरुआत में जमाखोरी, मुनाफाखोरी रोकने और सेना व आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर रखने के लिए यह व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किया था, जिसके तहत सहना ए मंडी यानी बाजार अधीक्षक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। वो अलाउद्दीन के टाइम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका है बूलर झील। बूलर झील है मेरे भाई। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है। और चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़े
खारे पानी यानी लैगून भी है और खारे पानी की झील है जो चिल्का झील उड़ीसा में है। सांभर झील आपका यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है जो राजस्थान में है। बुलर झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील भी है। पुलिकट झील जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनने का संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न जो पूछा था, यदि कोई व्यक्ति उग्र या हिंसक भीड़ का हिस्सा है और भीड़ के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भारतीय कानून के तहत मुख्य अपराधी को कितनी सजा मिल सकती है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति उग्र या हिंसक भीड़ का हिस्सा है और भीड़ के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भारतीय कानून के तहत मुख्य अपराधी को कितनी सजा मिल सकती है। तो ये आपका हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति उग्र या हिंसक भीड़ का हिस्सा है और भीड़ के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भारतीय कानून के तहत मुख्य अपराधी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है मेरे भाई। यह ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो है, हरित क्रांति से ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस राज्य पर पड़ा था। तो भारत के किस राज्य पर पड़ा था? पंजाब और हरियाणा राज्य पर पड़ा था। इसमें हरियाणा नहीं है, पंजाब ऑप्शन हमारी ऑप्शन सी आपका राइट है। हरित क्रांति के दौरान गेहूं की, मोटे अनाजों की अधिक उपज वाली किस्में यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज और आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। इन प्रयासों के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हालांकि इन सब में सबसे अग्रणी राज्य पंजाब रहा, जहां प्रति हेक्टेयर उपज में सबसे ज़्यादा इजाफा दर्ज किया गया था। तो मेन रूप से आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होती है और इसका लक्ष्य मूल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बनाए रखना है। और यह एमपीसी ही मुख्य नीतिगत दरों जैसे रेपो रेट का निर्धारण भी करती है और आरबीआई खुले बाजार के संचालन जैसे उपकरणों का उपयोग करके मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित भी करता है। तो मौद्रिक नीति आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी भी थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत आज के पाकिस्तान का हिस्सा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुदाई खिदमतगार यानी लाल शर्ट आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार और लाल शर्ट का आंदोलन पूछेगा तो उसका भी राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान ही होंगे। चलिए ईमेल भेजने के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है डबल सी, बीसीसी, सब्जेक्ट, प्रेषक। तो ईमेल भेजने के लिए प्रेषक यानी सेंडर्स ईमेल आईडी ज़्यादा अनिवार्य है। सादा भी भेज सकते हैं, बिना कुछ लिखे हुए भी भेज सकते हैं, क्योंकि इसके बिना ईमेल सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि मेल कहाँ से आ रही है। जबकि टू, सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ता को भरने के लिए होते हैं और विषय यानी सब्जेक्ट जो है वैकल्पिक है। हालांकि यह उपयोगी भी है, लेकिन प्रेषक की ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सेंडर डिटेल्स आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपका डी राइट आंसर है। शानदार विश्लेषण के साथ आपके सामने ये लेक्चर था मेरे भाई। तो बस एक रिक्वेस्ट भी है क्या कि आप इस वीडियो को पूरा
और दोबारा तिबारा आप देख कर जाए। इससे क्या होगा फायदा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका छूटने वाला नहीं है मेरे भाई। ग्रुप डी में ऐसा ही हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ भी और पूछा भी जा रहा है और यहाँ भी संभावना बन सकता है मेरे भाई। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। अपना एकदम क्या है तैयारी बुलंद करके जाइएगा और अपनी हिम्मत जज्बा वहाँ एग्जाम में दिखाना है, हौसला भी रखना है और आगे बढ़ना है और मंजिल को पाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।